हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। मैं सीएन यहाँ बंसल आपका स्वागत करती हूँ गाइडली की इस यूट्यूब सीरीज में, इस लाइव सीरीज में जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेलेवेंस होल्ड करते हैं। तो आज हमारा डे 10 है इसी एमसीक्यू डिस्कशन का। पिछले 9 दिन से हम डेली बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है एंड मानिए मेरी बात, एग्जामिनेशन के लिए ये काफी रेलेवेंट हो सकती है आपके लिए। देखिए, अगर आप डेली बेसिस पर इन एमसीक्यूज का पार्टिसिपेशन में, इंटरेक्शन में साथ देते हैं, एक पार्ट बनते हैं इस वीडियो का, तो फिर उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में फेस करने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलते हैं जो कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले जब आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन देख रहे होंगे तब आप जरूर से उन्हें देख सकते हैं। हर बार एग्जामिनेशंस में कुछ ऐसे टेबल टर्निंग क्वेश्चंस आते हैं जिनके स्टूडेंट्स ने कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं की होती है और वो पॉप हो जाते हैं। तो उन्हीं सारे शॉक से बचने के लिए हम बिफोर हैंड खुद को तैयार कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर मेरी ऑडियो वीडियो आप तक क्लियरली पहुंच पा रही है। ओके फाइन। तो अब हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और क्या आज ज़्यादातर थ्योरेटिकल होगा या प्रैक्टिकल होगा, ये आपको पता चल जाएगा। RBI has specifically asked banks not to open SP accounts in the name of dash। आरबीआई ने क्या बोला है हर बैंक को कि सेविंग्स बैंक अकाउंट इनके नाम में नहीं ओपन करने, तो किनके नामों में ये ओपन नहीं होने चाहिए। अब आप लोग ऑलरेडी बैंकिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। बताइए प्लीज। देखिए, ओनली 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3, कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर राइट वाला कॉम्बिनेशन कौन सा सूट कर रहा है? बिल्कुल सही जवाब, आंसर है ऑप्शन डी। तीनों के ही अकाउंट्स तीनों के ही नाम से नहीं ओपन हो सकते। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन डी। अब जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दिखाई देता है आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे अल्टीमेटली होगा सिर्फ यही कि आपके फोन में जरा स्पेस जाएगी, लेकिन जस्ट इमेजिन कि कल एग्जामिनेशन है और यही क्वेश्चन पॉपअप हो जाए, तो वो लक फैक्टर का आप क्या मुकाबला कर पाएंगे? इससे हमेशा जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट दिखाई देता है उसको स्क्रीनशॉट करते हुए चलिए। नेक्स्ट वन, an amount of rupees 1 lakh is invested in two types of shares. The first yields an interest of 9% per annum and the second 11% per annum. If the total interest at the end of 1 year is this much, then the amount invested in each share was dash। अब इस तरह के क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, ये ज्यादातर आपकी लॉजिकल रीजनिंग से रिफ्लेक्ट करते हैं। देखिए ना, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आपका टोटल प्रिंसिपल है 1 लाख। इसको आपने कुछ इस प्रपोर्शन में इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि यहाँ वाला जो प्रिंसिपल है वो 9% पर एनम पे इन्वेस्ट हुआ था और यहाँ वाला 11% पे। ओके, और 1 साल बाद आपको दोनों का मिलाकर टोटल इंटरेस्ट मिलता है 9750। तो अब आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे बताइए। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, अगर आपको फॉर्मूला से जाना है यानी एक्स लगा लगा के अज्यूम कर करके, तो फिर अलग बात है। नहीं तो अक्सर मैं ये मेथड चूज करती हूँ कि आप रैंडमली किसी भी एक फिगर को उठाइए, उसका 1%, उसका 1 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कीजिए एट द रेट 9%, और उस फंड को यहाँ रखिए और फिर दूसरे फंड को यहाँ रखिए। फिर आपको अचानक दिख ही जाएगा कि क्या इन दोनों के इंटरेस्ट का टोटल 9750 आता है। अगर आपको इस मेथड में थोड़ी दिक्कत आई तो आइए देखते हैं हमारा ओरिजिनल मेथड वो क्या बोलता है। P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 होना चाहिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लेंगे प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी। पहले वाले का इंटरेस्ट अमाउंट आपको नहीं पता है, लेकिन वो 9750 माइनस एक्स जरूर है। दोनों इंटरेस्ट का टोटल अगर 9750 है तो एक एक्स होगा और एक 9750 माइनस एक्स होगा। ठीक है, और इसका प्रिंसिपल क्या ये आपको पता है? जी नहीं, ये भी हमें नहीं पता। ये भी 1 लाख का डिवीजन होने वाला है तो इसको हम पी रख देते हैं। आर हमें पता है 9% है, टी हमें पता है 1 है। ठीक है, तो क्या आपको एक प्रिंसिपल का इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल मिल जाएगा। उठाइए अपने कैलकुलेटर्स। खैर यहाँ पर कैलकुलेटर आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा,
देखिए 9750 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 9% इंटू 1, ये आपका प्रिंसिपल होने वाला है। क्लियर है बिल्कुल? यह है आपका पहले वाला प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपके दूसरे वाले प्रिंसिपल का सम भी कुछ ऐसे ही होगा। दूसरे वाले का इंटरेस्ट होगा एक्स, क्योंकि ये है 9750 माइनस एक्स, ओके। और इसका फॉर्मूला भी लगा देते हैं, अगर P इंटू आर इंटू टी, तो वो आपको मिल जाएगा P की जगह P, R है हमारा 11%, टाइम है आपका 1 ईयर, तो उस हिसाब से P कितना होने वाला है, x डिवाइडेड बाई 11%। क्लियर बिल्कुल? आई होप आई एम क्लियर। देखिए अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मिड में मुझे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज ये आपको भी नहीं समझ आएगा और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब हमारे पास टी के दो फॉर्मूलाज आ गए हैं, तो हम इन्हें इक्वेट कर देंगे। 9750 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 9% इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 11%। यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, एक्स। तो अब क्या हम इजीली इसे कर सकते हैं? बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। देखिए 9750 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 9% डिवाइडेड बाई 11%। करिए, वो हो जाता है 0.8181 समथिंग। तो आपको सीधे से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। आई नो ये थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हो रहा है, इसलिए हम इस मेथड को यहाँ पर करते हैं अवॉइड, बर्खास्त। अब हम करेंगे दूसरे मेथड से। आप उठाइए ऑप्शंस को, 52500 इंटू 9%, ये होता है 4725। वैसे ही आप उठाइए 47500 इंटू 11%, ये होता है 5225। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 9950। क्या ये हमारा ऑप्शन है? क्या ये हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है? नहीं। बस इस तरह से अगर आप करेंगे तो काफी इजीली कर पाएंगे, ना आपको इस फॉर्मूला में उलझने की कोई झंझट होगी, ठीक है। तो 62500 इंटू 9%, अगला 37500 इंटू 11%, 4125, 9750 आपका आंसर यहाँ है। ये सिर्फ आपको ये दिखाने का पर्पस था कि हमें कैसे सॉल्व नहीं करना है स्टूडेंट्स। एग्जामिनेशंस में आपके पास लिमिटेड टाइम होने वाला है, तो वहां पर अगर आप ये मेथड्स यूज करते हैं तो फिर आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा और शायद आप फ्रस्ट्रेट होके कुछ भी आंसर टिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आंसर है ऑप्शन बी। इस स्लाइड को मैं पूरा क्लियर कर रही हूँ, हमें क्योंकि यूज करना है हमारा सॉल्यूशन टू क्वेश्चन वाला मेथड। क्लियर है बिल्कुल? Now next one. BCSBI has, in collaboration with the Indian Banks Association, evolved two codes. Which are they? BCSBI ने दो codes इनॉग्रेट किए थे, इवॉल्व किए थे, और वो दो कोड कौन से हैं? अब नो वरीज, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैं समझती हूँ। आप शायद इसे नहीं जानते होंगे, ये भी मैं समझती हूँ। तो अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जामिनेशंस में आते हैं तो आपको स्टक नहीं होना है स्टूडेंट्स, ओके। बताइए, एनी गेसेस? क्या ऑप्शंस देख के आप कुछ गेस कर पा रहे हैं? आई कैन सी मैक्सिमम ऑप्शन डी दिख रहा है मुझे। अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को वही समझ आता है, ऑल ऑफ दी अबव वाला केस, बट वो हर बार सही नहीं होता, और ये क्वेश्चन उसी एक्सेप्शन में से है कि हाँ इस बार आपका ऑल ऑफ दी अबव सही नहीं है। आंसर है आपका ऑप्शन बी विच सेज 1 and 3, यानी कि कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर्स एंड कमिटमेंट टू एमएसएमईज, उनके लिए ही थे ये दो नए कोड्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट दिस प्लीज, और आप इसे स्टार मार्क भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर्स, राइट ऑफ नॉमिनी स्टार्ट्स डैश। अब कोई जॉइंटली ऑपरेटेड लॉकर है, तो उसमें नॉमिनी की राइट कब शुरू होगी? नॉमिनी कब उसे टेक ओवर कर पाएगा, कब उसे रूल कर पाएगा? कौन से केस में आपको लगता है कि नॉमिनी को उसका हक मिल जाएगा? ओनली वन, यानी कि हर लॉकर होल्डर की डेथ के बाद। ऑप्शन बी बोलता है इमीडिएटली आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ द हायर्स, मतलब किसी एक की भी डेथ के बाद। तो लॉजिकली क्या समझ आता है कि नॉमिनीज की राइट तभी होती है जब हर होल्डर की डेथ हो जाती है, तभी वो अपनी राइट को रिटेन कर पाएगा, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ओनली वन। ओके स्टूडेंट्स, now next question. As per KYC guidelines,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर्स इज हैविंग हाई रिस्क? इनमें से कौन से कस्टमर्स का रिस्क सबसे हाई दिखाई देता है? ये बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। राइट, आंसर है ऑप्शन डी। वाई? देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का उतना रिस्क नहीं होता है, और स्मॉल बिजनेसमैन का क्यों नहीं होता? क्योंकि जिनकी इनकम ही इतनी कम है, वो क्या ही रिस्क करेंगे, वो क्या ही डिफॉल्ट करेंगे। ये सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, इन 1 to 9 डेज में से किसी एक दिन इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट हाँ, कुछ कुछ इस तरह था। तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो कि फॉरेन में रिसाइड कर रहा है, वो होते हैं वो कस्टमर्स जिनका रिस्क सबसे ज्यादा हाई होता है। राइट, नेक्स्ट वन। नो मेंबर ऑफ स्टाफ अदर देन द कैशियर या टेलर should receive money over the counter from depositors. Okay. Notices to this effect should be prominently displayed in English and also in the regional language near the dash. अब ये नोटिस नोटिस जो कहता है कि स्टाफ मेंबर का कोई कोई भी स्टाफ मेंबर, कैशियर या टेलर के अलावा कोई भी स्टाफ मेंबर आपके डिपॉजिट्स लेने के लिए राइट पर्सन नहीं है। ये डिपॉजिट का नोट कहाँ कहाँ पर डिस्प्ले किया जाना चाहिए? एक तो इंग्लिश लैंग्वेज, और एक उस वक्त उस जगह की रीजनल लैंग्वेज में। एक तो कैश डिपार्टमेंट के पास, दूसरा ब्रांच मैनेजर के केबिन के पास, और तीसरा एंट्रेंस पर। अब यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज शायद उतना काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग जरूर आएगी। आप बैंक्स में अगर डेली बेसिस पर जाते हैं तो भी आपकी नज़र शायद इस चीज़ पर ना पड़े, लेकिन अब लॉजिक क्या बोलता है कि ब्रांच मैनेजर के केबिन के बाहर क्या इस तरह के नोटिस का होना कोई भी एडवांटेज होने वाला है? क्या कोई कैश डिपॉजिट कराने कस्टमर कभी ब्रांच मैनेजर के ऑफिस तक जाएगा? जब वो वहां जाएगा ही नहीं तो उसे नोटिस देखने की क्या जरूरत है? इसलिए देखिए, कैश डिपार्टमेंट के पास ये नोटिस होना चाहिए डिस्प्ले, और एक एंट्रेंस पर होना चाहिए, ताकि जो भी कस्टमर कैश डिपॉजिट कराने आया है, वो सिर्फ और सिर्फ कैशियर या टेलर को ही अपना कैश दे, ना कि किसी और स्टाफ मेंबर को। सो आंसर क्या है? ऑप्शन 1 and 3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन बोल रहा है। 1 and 2, 1 and 3। यस, आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है, और आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन। Mr. Z took a loan of rupees 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. He paid 432 as interest at the end of the loan period. What was the rate of interest? अब यहाँ पर भी मैं आपसे सेम सजेशन दे दूंगी आपको कि क्या आप एक्स वाई वाली इक्वेशन में फंस के इसे सॉल्व करना चाहते हैं, या फिर ऑप्शन से आंसर तक पहुंचना चाहते हैं? ऑप्शन से आंसर तक पहुंचना हमेशा फायदेमंद रहेगा। देखिए, अब आपके पास प्रिंसिपल है 1200, इंटरेस्ट का अमाउंट है वो है 432। ओके, बाकी आर और टी दोनों सेम होने वाले हैं, जितना आर है उतना ही टी है। तो अब आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है हमेशा? 432 इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। एम आई क्लियर? तो अब आपको रेट और टाइम का इक्वेशन अपने आप मिल गया। 432 डिवाइड बाई 1200 कितना होता है, ये बताइए। यस, ये आएगा आपका 0.36। 0.36। अब दो चीजों को मल्टीप्लाई करके 0.36 आ रहा है, तो 0.36 का अंडर रूट अगर आप करते हैं तो वो होने वाला है आपका करेक्ट आंसर। कैलकुलेटर्स की मदद से जाहिर सी बात है, ये करना आपके लिए चुटकियों का खेल है, और आपको अपना आंसर मिल चुका है स्टूडेंट्स, इट्स 6। अब अगर आप इस मेथड को नहीं फॉलो करना चाहते, तो आप ऑप्शन से आंसर के पास भी जा सकते हैं। जैसे कि आप डालेंगे कैलकुलेटर में ट्रायल के लिए 1200 प्रिंसिपल इंटू, मान लीजिए हम समझते हैं आंसर ए हो सकता है, तो आर इंटू 3.6 दोबारा, ओके, टी इंटू आर इंटू टी, कितना होगा ये? 1552। क्या हमारे इंटरेस्ट का अमाउंट ये है? बिल्कुल नहीं। आइए अब 6 के साथ इसे ट्राई करते हैं। प्रिंसिपल 1200 इंटू 6%, क्या हम 432 तक पहुंच गए? बस यही करना था, राइट? तो आंसर है ऑप्शन। आज के जो क्वेश्चंस है वो ज्यादातर लॉजिकल रीजनिंग वाले साउंड करते हैं। मिस्टर राम्स कैपिटल एज ऑन 1st April was this much. What would be his capital by 31st March 18, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आपको फाइंड करना है उनका क्लोजिंग कैपिटल। अगर अब कुछ केसेस आपको दिए जाएंगे,
अगर उनका नेट प्रॉफिट इतना हुआ है और कोई ड्रॉइंग्स नहीं हुई तो ये बैलेंस शीट है आपकी। कैपिटल हमेशा यहाँ दिखाई देगा, ये होता है हमेशा आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो हम कैपिटल का लेजर अगर बनाएंगे, जब कैपिटल बिजनेस में आया होगा तब क्या जर्नल एंट्री होगी, कैश टू कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कैपिटल कितना था, 74200। जिन जिन ट्रांजैक्शन से कैपिटल बढ़ता है वो इधर आती हैं, जिन जिन से कैपिटल कम होता है वो इधर आएंगे। कम किससे होता है कैपिटल, अगर आपने कोई ड्राइंग्स कर ली, अगर आपने अपना कैपिटल निकाल लिया, विदड्रॉ कर लिया, तो वो यहाँ आएगा। और अगर आपने कोई और कैपिटल इंसर्ट किया या आपको कोई नेट प्रॉफिट हुआ तो वो यहाँ आएगा। अब नेट प्रॉफिट हुआ इस केस में 18,200 का, तो वो हम कर देंगे ऐड, और लेस कुछ हुआ ही नहीं है तो कुछ लेस नहीं करना है। सिंपली आपको 74,200 में 18,200 ऐड करना है। कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। क्या आपको आंसर मिल चुका है? यस, करेक्ट। नेक्स्ट वन, उसी क्वेश्चन में बताइए, नेट प्रॉफिट था 22,600 और ड्राइंग्स थी 5,000। तो यहाँ पर 18,200 की जगह 22,600 ये ऐड होगा, और ड्राइंग्स हुई है 5,000, वो लेस होंगी। अब बताइए क्या होने वाला है आपका करेक्ट आंसर? स्टूडेंट्स इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कैलकुलेटर्स मौजूद हैं आपके पास। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है नेट लॉस। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए वही कैपिटल लेजर दोबारा बनाऊंगी। ओपनिंग बैलेंस 74,200 हुआ। अगर नेट प्रॉफिट होता तो मैं यहाँ ऐड करती, नेट लॉस हुआ है तो मैं यहाँ एक तरह से उसको ड्राइंग्स वाला इफेक्ट दूंगी, लेस करूंगी। अब कोई भी और ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, सिंपली आपको 74,200 में से इतना माइनस करना है और आपका आंसर आपके सामने है। करेक्ट। नेक्स्ट वन, अगेन उसी केस में अगर नेट लॉस भी है और ड्राइंग्स भी है, तो अगेन आप दो चीजें लेस कर देंगे। 74,200 में से 18,200 और 6,000 किया। करेक्ट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आना एक मिरेकल ही लगता है ना, कि इतना इजी क्वेश्चन क्यों आएगा। बट हमेशा जो एग्जामिनेशन का पेपर बनाया जाता है तो उसमें एवरेज, बिलो एवरेज और हार्ड तीनों कैटेगरी के क्वेश्चंस डाले जाते हैं। सो व्हाट इफ ये आपका बोनस क्वेश्चन हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। There is 50% increase in an amount in 5 years at simple interest. What will be the compound interest of rupees 10,000 after 2 years at the same rate? This one is tricky. देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इन्होंने आपको प्रिंसिपल दिया है 10,000 का, लेकिन इस प्रिंसिपल को आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले में यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से आपको एक रेट ढूंढ के निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उस रेट को यहाँ लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में है। पहला पार्ट क्या होगा कि एक अमाउंट 50% से बढ़ गया, वो भी 5 साल में। अब आप वो अमाउंट 100 रुपये मान के चलिए। सबसे इजी सॉल्यूशन यही होगा कि 100 रुपीज अगर आपका प्रिंसिपल है तो वो 50% बढ़ता है। नाउ 100 प्लस 50% इज हाउ मच, क्या वो 150 होता है? ठीक है, 100 बिकम्स 150 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट। तो अब आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा इसको ये बनने में, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इजीली पता चल जाएगा आपको। 150 बन गए हैं वो, डिवाइड बाय 100 कीजिए। ठीक है, और ये कितना टाइम में हुआ है, 5 साल में, तो डिवाइड बाय 5 कीजिए। तो आपको पर एनम का इंटरेस्ट क्या मिल चुका है, 0.3। राइट, बताइए स्टूडेंट्स। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। अगर आप कहीं स्टक है तो प्लीज मुझसे पूछिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताइए चलिए चैट में। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कोई जो भी प्रिंसिपल है वो 50% से बढ़ गया है, लेकिन वो भी 5 सालों में। 5 साल लगे उसको ये करने में। ठीक है,
तो अब आपको सिंपली फाइंड करना है कि किस रेट पर ये बढ़ा होगा। एम आई क्लियर? ओके, तो चलिए अब हमारे एग्जाम्पल पे दोबारा आते हैं कि आपके 100 रुपये 150 हो गए, यानी कि आपने इंटरेस्ट कितना अर्न कर लिया, 50 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न किया आपने। अब उसी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में हम फिगर्स डालेंगे, पी इंटू आर इंटू टी वाली। सिंपल इंटरेस्ट है आपका 50, प्रिंसिपल आपने लिया है 100, रेट आपको फाइंड करना है और टाइम दिया गया है आपको 5 years। तो अब क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इजीली फाइंड कर पाएंगे? बताइए। 50/100 डिवाइड बाई 5, आपका इंटरेस्ट रेट आ चुका है 10%। पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब पार्ट 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? What will be the compound interest of rupees 10,000 after 2 years at the same rate? अब आपको 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल तक के लिए एट 10%। तो बताइए इंटरेस्ट फिगर क्या होगा? 10,000 प्लस 10% वंस प्लस 10% ट्वाइस। तो आपके 10,000 बन जाएंगे 12,100 रुपए। उसमें से 10,000 माइनस कीजिए, आपको मिल जाएगा अपना इंटरेस्ट फिगर, जो कि है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, आज के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग वाले थे एक्सेप्ट वो कैपिटल वाला। ये तो आपका बोनस क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस आज हमने देखे हैं ना, ये बहुत आपका दिमाग घुमा सकते हैं अगर आपको इन तिगड़म के बारे में नहीं पता। ओके, नेक्स्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन इन डैश। अब आपके बिजनेस की जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो कहाँ दिखाई जाती हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है? वो एक्टिविटीज जो कि जेन्युइनली आपके बिजनेस की रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है। तो कौन सी एक्टिविटी से रेवेन्यू जनरेट हो सकती है? सेल्स वगैरह, या कोई सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो वो कहाँ दिखेंगी आपको? सेल्स कहाँ दिखता है? बिल्कुल सही जवाब, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब हम आए हैं एक क्वेश्चन पे जो कि आपका लिंक्ड क्वेश्चन है, आपके आगे वाले आई थिंक कुछ क्वेश्चंस को ये कवर करेगा अकेला। देखें इसे, देखिए। ऑन 31st March 2017 कंपनी के रिकॉर्ड्स में कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। इस इंफॉर्मेशन को देख के आपको क्या पता लगाना है? कंपनी का वर्किंग कैपिटल। ऐसे क्वेश्चंस में मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि एक एक करके ये सारी फिगर्स को पढ़ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है डायरेक्टली आप पहले ये पढ़िए कि ढूंढना क्या है। अगर वर्किंग कैपिटल ढूंढना है तो आपको अच्छे से पता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है। क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अब आपकी नजर इस क्वेश्चन पे एक दूसरी तरह से जाएगी कि अब आप ढूंढेंगे सारे करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, सारी करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं, और आप उसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए करंट एसेट्स का टोटल और करंट लाइबिलिटीज का टोटल इस क्वेश्चन को पढ़ के। कैश क्या होता है आपका? करंट एसेट 10,000, कैलकुलेटर पे ऐड करते जाइए। फिर आएंगे आपके अकाउंट्स रिसीवेबल, वो भी आपके करंट एसेट्स होते हैं, 30,000। ओके, फिर इन्वेंट्री, क्या वो आपकी करंट एसेट होती है? जी हाँ। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या ये करंट एसेट होता है? यस, होता है। आई थिंक अब तक हमारे करंट एसेट्स का टोटल हो चुका है 1,26,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स का तो हमें कोई काम नहीं है। अकाउंट्स पेएबल क्या होती है? करंट लाइबिलिटीज, ऐड कीजिए 30,000। फिर नोट्स पेएबल ड्यू इन 10 मंथ्स, 12 महीने से कम में अगर आपकी कोई लाइबिलिटी है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है और वो आपकी करंट लाइबिलिटी में जाएगी, तो आप ऐड करेंगे 25,000। फिर वेजेस पेएबल, ये भी आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, तो आप 5,000 और ऐड करेंगे। अब क्या आपके पास कोई और करंट लाइबिलिटी दिख रही है? यहाँ पे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है और ओनर्स इक्विटी है नहीं, तो आपकी करंट लाइबिलिटीज आ गई हैं 60,000। अब क्या आप वर्किंग कैपिटल ढूंढ कर निकाल सकते हैं? 1,26,000 माइनस 60,000, हाउ मच? इतना ही इजी था ये। सही जवाब 66,000 है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, उसी सेम क्वेश्चन में अब आपको फाइंड करना है कंपनी का करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताइए। करेक्ट, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आपके करंट एसेट्स कितने थे? पिछले वाले में ही आपने डिस्कस किया है। करंट एसेट्स हैं आपके 1,26,000 और करंट लाइबिलिटीज है 60,000। तो 1,26,000 डिवाइडेड बाय 60,000। यस, बिल्कुल सही जवाब आपका, ऑप्शन सी 2.1 रेज टू 1। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इसी टाइप में, क्विक रेशियो। कंपनी का क्विक रेशियो क्या होता है? अब यहाँ पर मैं कोई भी रॉन्ग आंसर सुनना नहीं चाहूंगी।
रेशियो का फॉर्मूला तो आप सही बता रहे हैं, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, लेकिन क्विक असेट्स कितने होंगे वो बताइए। करंट लाइबिलिटीज ठीक है 60,000 है, जानती हूँ। क्विक असेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स में से क्या क्या लेस किया जाता है क्विक एसेट्स को फाइंड करने के लिए? बताइए प्लीज। करंट एसेट्स में से क्या क्या लेस होगा सो दैट यू कैन फाइंड योर क्विक एसेट्स? यस स्टूडेंट्स। करंट एसेट्स कितने थे? 1,26,000। उसमें से आप लेस कर देंगे एक तो इन्वेंट्री, ठीक है, और करेक्ट, हमेशा प्रीपेड इंश्योरेंस भी लेस किया जाता है। क्विक एसेट्स फाइंड करने का ये सिंपल फॉर्मूला है, इसे अगर आप चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड असेट्स जो भी आपके पास हैं वो, तो ये होंगे आपके क्विक एसेट्स। इसके मुताबिक आपके क्विक एसेट्स कितने होंगे? देखिए 1,26,000 के आपके करंट एसेट्स थे, इन्वेंट्री कितनी है 80,000, और आपके प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 6,000। तो अब आप पहुंच गए होंगे एक फिगर पे। व्हाट इज दैट फिगर? 1,26,000 माइनस 80,000 माइनस 6,000, 40,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज जो कि 60,000 थी। तो आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन ए, इट इज 0.67 raised to 1। ओके, इज एवरीबडी सेटिस्फाइड? हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और हमने इसे क्या सॉल्व करके दिया? बिल्कुल सही जवाब। तो अब इस सेशन को क्या मैं एंड कर सकती हूँ यहाँ पर? क्योंकि अगला जो क्वेश्चन मैं देख पा रही हूँ वो है काफी लेंदी क्वेश्चन, जिसे सॉल्व करने के लिए हमें एक पूरा सेशन बुक करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम फिलहाल इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे कल के सेशन में, डे 11 में। ओके ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोग को अपना इंटरेक्शन मेंटेन रखना है बिल्कुल, ताकि आप इसी तरह की सारी लेक्चर्स को एंजॉय कर पाएं और तो और कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स लेकर जा पाएं। अब एग्जामिनेशन को ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है एंड स्टिल हम डेली बेसिस पर इन एमसीक्यू काउंट को करेंगे भी, और हमारा गोल है टॉप 1500 एमसीक्यूज आप तक लेकर आना, कवरिंग ऑल योर सब्जेक्ट्स। सिर्फ एएफएम ही नहीं, आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी इसी तरह से एमसीक्यू लेक्चर्स मिलते होंगे। आई होप आप उन्हें भी अटेंड करते होंगे। प्लीज अपना ये अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन इसी तरह बनाए रखिए और आप इसी तरह अपने 75 प्लस के टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे, ऐसी हमारी विशेष है। ओके, तो आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, सारी जरूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रीच आउट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी कंसर्न है थ्रू आउट द लेक्चर, कोई भी इश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के साथ मैं इस सेशन को यहाँ एंड करती हूँ। गुड बाय, गुड लक, थैंक यू, सी यू नेहा बंसल, साइनिंग ऑफ।